तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे आपके सामने मैं 30 क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगी जो प्रीवियस ईयर के देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इनको पहले खुद सॉल्व करते हैं और उसके बाद मैच करते हैं अपने आंसर को तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हैं आपके लिए। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगे, लेकिन आपको उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वही चूज़ करना होता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड, कि टीचिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब बनती है। अगर आप डायरेक्टली एलिमिनेटेड मेथड से करते हो तो आप देख सकते हो कि डी ऑप्शन है टीचर डायरेक्ट लर्निंग। ये हमें बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाता है कि बच्चे जो है वो यहाँ पे पैसिवली रिसेप्ट करेंगे और जो टीचर है वो यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा नॉलेज को, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। सेंट्रल रोल बच्चों का होना चाहिए ना कि टीचर का, तो सी ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन में बोला है कि जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको कम्प्लीटली डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा। यहाँ पे कंट्रोल शब्द आ गया, इसलिए ये भी गलत होगा कि टीचर यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेगा लर्निंग को, क्योंकि बच्चों को ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करनी है जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि बच्चों को ऑटोनॉमी दिए, कि बच्चों को भी ये एबिलिटी दिए कि हाँ तुम भी स्वयं अपना जो यहाँ पे काम है वो कर सकते हो अपनी लर्निंग को, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी आती है और बच्चे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं खुद का जो यहाँ पे लर्निंग का वे है, उसका वर्क है वो खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव प्रोवाइडेड। ये भी क्वेश्चन हमारा पहले जैसा ही है कि टीचर जो है पढ़ा रहा है, जो टीचिंग कर रहा है वो इफेक्टिव कब बनती है, जब इनमें से क्या हो। देखो, अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं बच्चों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो स्पून फीडिंग होगी। फर्स्ट हमारा वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद यह है कि टीचर डायरेक्टेड, यानी टीचर को हमने सेंट्रल रोल दे दिया, ये गलत हो गया। बोथ टीचर डायरेक्टेड मेथड एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आर यूज, ये भी बिल्कुल गलत होगा, कहीं ना कहीं रोट मेमोराइजेशन की तरफ जा रहा है। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें कहा है कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन भी, और इंटरेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सेकंड में हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है अ गुड क्लासरूम टीचर, जो एक बहुत ही अच्छा क्लासरूम टीचर है वो किसे कहेंगे। जो बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उसको नर्चर करता है, बिल्कुल सही है। बच्चों को, लर्नर्स को इनकरेज करता है कि वो डायलॉग के अंदर यानी कन्वर्जेशन के अंदर आए और टीचर और पीपल के बीच में इंटरेक्शन बढ़े, ये बिल्कुल सही है। कि बच्चों को इन्वॉल्व करे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, यानी कनेक्ट करे उनकी लाइफ को स्कूल के आउटसाइड, तो ये हमें एनसीएफ में भी कहा गया है, ये बिल्कुल ही सही है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये बात कही गई है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फोर्थ में हमें ये कहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रिएटिविटी की वो क्या होती है। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव होता है तो वो ओरिजिनल भी होता है, फ्लुएंसी भी उसकी अच्छी होती है चीज़ों को करने की, और वो फ्लेक्सिबल भी होता है। हर सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को इस तरीके से मोल्ड कर पाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को शो भी कर पाता है और उसको फ्लुएंसी के साथ दिखा भी पाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, कि जो बच्चे होते हैं इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों की जब वो लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस में होते हैं। अगर आप इसको देखते हो तो बच्चे एक्टिव भी होते हैं अगर वो सही से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। उनके पास एबिलिटी भी होती है, सीखने की क्षमता होती है। इसके साथ तो वो पैदा ही हुए होते हैं, क्योंकि बचपन से बच्चे ऑब्जर्व करके चीज़ों को एक्वायर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को सेल्फ एक्टिविटी और रिलेशन टू न्यू एक्सपीरियंस, से बिल्कुल सही है। इसके बारे में तो जीन प्याजे ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की इंडिविजुअल थ्योरी दी है, इसके अलावा विगोट्स्की की थ्योरी आती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम देख पा रहे हैं फिर से तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, जो है ऑल ऑफ द अबव। फिर सिक्स्थ हमारे पास क्वेश्चन है अ स्लो लर्नर नीड्स। अब स्लो लर्नर को क्या चाहिए इन चारों में से, ठीक है। अगर आप देखते हो तो थोड़ी सी हेल्प, कुछ हेल्प चाहिए, या कोई नहीं चाहिए, या एक्स्ट्रा चाहिए, या स्पेशल चाहिए। डी और सी तो हमारे डायरेक्टली गलत हो जाते हैं। अब ए और बी में से हम कौन सा करें। देखो, स्पेशल अगर हम हेल्प की बात करते हैं तो इसमें कुछ स्पेशल बच्चे आ जाते हैं जिन्हें कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन जो स्लो लर्नर है ये बच्चे क्या करते हैं, इन्हें कोई स्पेशल डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं बस उनके रिस्पेक्ट में बाकी बच्चों से थोड़ा स्लो सीखते हैं, इसलिए इन्हें कोई स्पेशल नहीं बल्कि थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प, थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सेवेंथ देखते हैं
इफ़ अ स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर टू अ क्वेश्चन पुट अप बाय यू, यू विल। अगर आपने कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और वो क्वेश्चन जो है बच्चे ने उसका आंसर गलत दिया तो आप क्या करोगे? तो इसका ए ऑप्शन कहता है कि पुट अप अनदर क्वेश्चन, आप एक और क्वेश्चन उसके सामने प्रस्तुत करोगे ताकि उस बच्चे को खुद ही रियलाइज़ हो जाए कि जो उसका आंसर उसने दिया था वो गलत था। या फिर आप उसको सीधा कह दोगे कि क्यों है भाई तुम्हारा आंसर गलत क्यों है, या फिर उसको सीधा बता दोगे कि ये रीज़न है आपका कि इस वजह से आपका आंसर गलत था। अगर आप डायरेक्ट बच्चे को बता दोगे तो उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। वेयरएज फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप प्रोबिंग कर रहे हो कि एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो ताकि बच्चा रियलाइज़ कर पाए कि वो बिल्कुल यहाँ पे सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, आपने इसको मोल्ड कर दिया है एक राइट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे करवा दिया है। अब ये तो दो ऑप्शन थे, इसमें बी बिल्कुल गलत है, सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो अब इसका सी ऑप्शन कहता है आस्क सम अदर स्टूडेंट टू आंसर। आप किसी और बच्चे को कहोगे कि इसका आंसर बताओ, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा खुद यहाँ पे अपने आप को कम समझेगा और एक कंपटीशन जो है वो अनहेल्दी वे में डेवलप हो सकता है, या आप बच्चे को करेक्ट आंसर बता दोगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था कि हम प्रोबिंग करेंगे क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास आता है 8th क्वेश्चन। इसमें बोला है टीचिंग इज़ डिफाइंड एज, आप टीचिंग को किस तरीके से डिफाइन करते हो? फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, की लर्निंग की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है और टीचर या फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। या बी आप क्या करोगे कि ऐसे डिफाइन करोगे टीचिंग को कि जो टीचर है वो ट्रांसमिट करेगा नॉलेज बच्चों को और बच्चे बैठ के उसको रिसीव करेंगे। ये गलत है क्योंकि ये हमारे पास टीचर सेंटर्ड हो गया है। या फिर आप रीडिंग द टेक्स्ट बुक की बस टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है उसको टीचिंग कहोगे, या फिर टीचर के द्वारा जो ट्रांसमिट की जा रही है नॉलेज उसे कहोगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फैसिलिटेशन हो रही है यहाँ पे लर्निंग की, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेवल ऑफ टीचिंग। इन चारों में से जो टीचिंग है इसका लेवल कौन सा है? ये तो आप देखते ही बता दोगे कि रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल हमारे पास होता है मेमोरी लेवल, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है रिफ्लेक्टिव। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो बच्चा होता है हर टाइप की एबिलिटीज़ को यहाँ पे सीख जाता है। तो इसके बाद 10th है हमारे पास, टीचर्स नीड टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग टीचिंग मेथड। इन चारों में से कौन सा मेथड टीचिंग का जो है टीचर को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। एक होता है लेक्चर मेथड, इसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी होती, टीचर को जाना है क्लास में बस बोल के आना है, ठीक है। नरेटिव्स, यहाँ पे कोई टीचिंग का मेथड नहीं आएगा। फिर आता है इंटरेक्टिव मेथड, ये सही है क्योंकि टीचर को पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि किस टाइम वो कितना इंटरेक्शन करेगा, एक प्यूपिल से करेगा या पूरी क्लास से करेगा, या फिर वो बीच में कोई डिवाइस या आईसीटी टूल की हेल्प से इंटरेक्ट करेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है 11th क्वेश्चन, काउंसलिंग टू स्टूडेंट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर। इन चारों में से सबसे ज़्यादा यूजफुल काउंसलिंग किस यहाँ पे चीज़ के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे? क्या जो काउंसलिंग है बच्चों की नॉलेज को इन्हांस करता है? नहीं, क्योंकि कोई टीचिंग नहीं हो रही है। डेवलपिंग देयर स्किल, इसमें बच्चों को सिर्फ काउंसिल दी जाती है, उनको सिखाई नहीं जाती काउंसलिंग करना, इसलिए ये डेवलप नहीं करता है स्किल को। बाकी अगर आप लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में देखते, क्योंकि हम सीडीपी कर रहे हैं, अगर लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में देखते तो यहाँ पे बच्चे की लिसनिंग और जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्या बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है या फिर बच्चों को वर्डली सक्सेसफुल बनाता है। देखो, सक्सेसफुल बनने का जो तरीका होता है वो हर इंसान का एक तो अलग होता है, ठीक है। अगर बच्चा खुद मेहनत करेगा तभी वो इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ए और बी भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा इसका सही है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। काउंसलिंग में उस बच्चे को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व किया जाता है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जिसकी वजह से उसको एक हेल्प भी मिलती है और एक गाइडेंस मिलती है, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है, इन्हांस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 12th क्वेश्चन, मल्टी ग्रेड टीचिंग इज़ दैट वेयर इन। कि मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है? मल्टी ग्रेड जो टीचिंग होती है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मोर देन 2, और ग्रेड यहाँ पे क्लास के लिए यूज़ किया गया है। तो एक ही समय पर जब जो टीचर है वो मोर देन 1 क्लास को सेम टाइम पे पढ़ाता है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा क्लास के बच्चों को एक ही समय पे जब पढ़ाता है तो उसे कहते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग। ये आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया है कि एक टीचर को क्या करना है, टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट ऑफ मोर देन 1 क्लास एट द सेम टाइम, कि एक ही समय पे एक से ज़्यादा क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है द रोल ऑफ द टीचर इज़, कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए।
ये कहा गया है हमें। तो इसके अंदर हमें कहा है कि क्या सिर्फ वो नॉलेज को कम्युनिकेट करे या फिर वो डिसिप्लिन ही मेंटेन करे बच्चों के बीच में। और सी ऑप्शन में कहा है कि वो जो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि उसकी जो टीचिंग है वो लर्नर सेंटर हो, बच्चों के ऊपर सेंटर्ड हो, बच्चे उसके अंदर मेन यहाँ पे फोकस हो, एक्टिविटी बेस्ड जो एक्टिविटी करवाए वो बच्चों को, और इंटरेक्टिव हो उसकी लर्निंग। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 13 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर आता है 14th क्वेश्चन, टीचर शुड डू वाइल टीचिंग, कि टीचर जो है उनको पढ़ाते वक्त क्या करना चाहिए, कि सिर्फ वर्बली यानी बोलकर अपनी नॉलेज ट्रांसमिट करनी चाहिए, या फिर बच्चों के अंदर इंक्वायरी की जो एबिलिटी होती है, जो उनकी क्यूरियोसिटी होती है, कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा डीपली इंक्वायर करने की, उसको इनक्रेज करना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक की हेल्प से क्लास के अंदर पढ़ाना चाहिए, या इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि बच्चों के अंदर इंक्वायरी की जो एबिलिटी है उसको इनक्रेज करना चाहिए, बच्चे क्या करें, क्लास में पार्टिसिपेट करें, चीज़ों को लेकर के डीपली इंक्वायर करें। तो इसका जो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ये वाला इनक्रेज इंक्वायरी। ठीक है। फिर है यू कैन हेल्प अ टैलेंटेड चाइल्ड बाय, अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है तो आप उसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। ठीक है। तो ए ऑप्शन में बोला है पेइंग मोर अटेंशन टू हिम, कि इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन रखो उस बच्चे के ऊपर, या उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए किताबें दो। दो ऑप्शन और है वो भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमें कहा गया है स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन हिम, कि उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम लगाओ, या फिर गिविंग एनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर उस बच्चे को बहुत ही अच्छे एक एनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दो जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आता है हमारे पास 16th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीन प्याजे द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ 0 to 14 ईयर एज ग्रुप अकर्स इन 4 स्टेजेस। हमें पता है जीन प्याजे की हमने कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी है जिसमें 4 स्टेजेस होते हैं। नेम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फॉर 7 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। ये डायरेक्टली आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक फैक्ट बेस्ड, यहाँ पे नंबर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है। आपको बताना है जीन प्याजे की थ्योरी में कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये कौन से हमारे कह सकते हैं कि हम कौन से स्टेज के लिए होता है। तो आपको पता होगा कि इसके बाद ये जो 15 साल है, 15 साल से हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इससे बच्चा क्या कर पाता है कि जो चीज़ों के बीच में गैप होते हैं उनको फाइंड आउट कर पाता है। अब वो हमारे पास क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, तो इस तरीके के असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है, क्लासीफाई करना, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं एबिलिटी है वो उनको कर पाता है। ठीक है। कंजर्वेशन की एबिलिटी उसमें डेवलप होती है, वो वॉल्यूम टाइम के कंसेप्ट सीखता है। तो उसकी जो थिंकिंग होती है उतनी ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं इलॉजिकल नहीं होती है, वो फॉर्मल स्टेज से पहले वाले स्टेज में होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है 17th क्वेश्चन, एज अ टीचर हाउ वुड यू डील विद दो स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बैक सीट एंड टॉकिंग टू ईच अदर, कि आप टीचर हो, अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठे रहते हैं और पूरे टाइम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो आप कैसे उनसे डील करोगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। बाय इग्नोरिंग देम, अगर आप उन्हें इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा बातें करने लग जाएंगे और आसपास के जो बच्चे होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो हम ए ऑप्शन को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। आस्क देम टू कीप क्वाइट और लीव द क्लास, लीव द क्लास हमें बोलना नहीं है। अगर आप कीप क्वाइट बोलोगे तो आपने देखा होगा बच्चे कुछ टाइम तो शांत रहते हैं लेकिन उसके बाद वापस बोलने लग जाते हैं। गेट देम आउट ऑफ द क्लास, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि बच्चों को बाहर निकाल दो। ठीक है। उनसे उनका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। आस्क देम वाई दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, उनसे रीज़न पूछो कि क्या हुआ, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। उसके बाद वो देखो क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास 18th क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड इज, कि बच्चे की पर्सनैलिटी को अगर आपको ऑब्जेक्टिव मेथड के तरीके से नापना है तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको अगर ये चारों के चारों मेथड पता है तो आपने देखते ही बता दिया होगा कि जो हमारे पास सोशियोमेट्री मेथड होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होता है बच्चे की पर्सनैलिटी को मेज़र करने का। ठीक है। इसके अंदर हम आसपास के उसके व्यवहार से ही देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चनरी मेथड है, इंटरव्यू या कोई प्रोजेक्टिव मेथड है, तो इसके अंदर आपको सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आता है 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन में हमें कहा है कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़, कि जो बच्चे हैं, अगर आपने देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, अगर आप डायरेक्टली देखते हो तो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर लाइफ कहीं ना कहीं नहीं कर पाता है।
और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि बच्चों की स्किल इतनी एनहांस नहीं होती हैं, या बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज भी यहाँ पे भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। हालांकि NEP जो हमारे पास 2020 आया उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें की गई हैं, तो 2030 तक देखते हैं कि एजुकेशन जो सिस्टम इंडिया का है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अभी के लिए इसके अंदर आएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसका यही फोकस रहता है कि बच्चे क्या करें, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर रहे और अच्छा यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस। अब हम 20th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास अ नोटी चाइल्ड डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स, विच मेथड शुड अ टीचर अडॉप्ट टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। कि एक क्लास है जिसमें एक बहुत ही शरारती बच्चा और सारे बच्चों को डिस्टर्ब करता रहता है, टीचर को कौन सा मेथड इनमें से अपनाना चाहिए ताकि उसको पता चले कि उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो देखो, सर्वे मेथड हो गया, केस स्टडी हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। वो बच्चा ऑलरेडी ही क्या एक नोटी है बच्चा है, तो वो सर्वे मेथड उसके ऊपर इतना कुछ काम नहीं करेगा, ना ही उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो आप यही पाओगे कि वो जो बच्चा है डिस्टर्ब करता ही रहेगा क्लास को, तो आप उसके ऊपर एक केस स्टडी कर सकते हो कि हर एक एंगल से उसको देखोगे कि क्या प्रॉब्लम है उस चाइल्ड को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन। ओरल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन, कि अगर बच्चों को सिर्फ ओरल गाइडेंस दी जाए तो ये सबसे ज़्यादा कम प्रभावी, सबसे ज़्यादा कम इफेक्टिव किस में होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो कि अगर सिर्फ ओरली ही बच्चों को बताया जाए, तो अगर आप देख रहे हो तो कंसेप्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं समझा देते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर टीचिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, लोअर या हायर क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हायर क्लासेस में अगर नॉर्मली ओरल गाइडेंस दी जाए तो बच्चे उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर कोई फैक्ट बताना है उसके लिए ओरल गाइडेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई टीचिंग स्किल, यानी जब बच्चों को कोई स्किल सिखानी है तो बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ ओरल गाइडेंस से काम नहीं चलता, इसीलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये लेस इफेक्टिव होती है। इसके बाद 22nd क्वेश्चन आता है। एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा इमोशनली स्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सारे इमोशंस बिल्कुल ही स्टेबल है, तो वो बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो इनके बारे में 4 ऑप्शन है, आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, डज नॉट इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर क्लासमेट, ये बिल्कुल गलत है बी ऑप्शन, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंट्रैक्शन में। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट भी करेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। डज नॉट रिस्पेक्ट द आइडियाज गिवन बाय अदर क्लासमेट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बच्चा इमोशनली स्टेबल है तो वह कोऑर्डिनल इंटर रिलेशनशिप मेंटेन करेगा अपने क्लास के बच्चों से, वो बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ पे बिहेव करेगा, तो ये ऑप्शन इसका सही है। द रोल ऑफ टीचर इज, वापस से एक रोल के ऊपर क्वेश्चन आया टीचर के। सबसे पहला है ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो वैसे ही गलत हो गया कि टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि भाई आओ और इन्फॉर्मेशन पास करके चले जाओ। ठीक है, आगे के इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका बी ऑप्शन कहता है प्रोवाइडिंग नॉलेज, ये भी बिल्कुल गलत है कि सिर्फ नॉलेज थोड़ी देगा टीचर। गिविंग ट्रेनिंग इन स्किल्स, अब सिर्फ स्किल तो नहीं बढ़ा सकता टीचर, है ना, यही काम थोड़ी है टीचर का कि सिर्फ स्किल बढ़ाओ और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों की करवाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है इसका कि फैसिलिटेटिंग ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद 24th क्वेश्चन आता है। यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू, इनमें से कौन से ऑप्शन के जरिए आप अपनी क्लास के अटेंशन को ले सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, क्या ज़ोर ज़ोर से बोल के ले लोगे, या ब्लैक बोर्ड पे लिख के, या फिर ड्राइंग डायग्राम्स, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। स्टिमुलस वेरिएशन जो आपकी एक माइक्रो स्किल भी होती है, आपने इसमें पढ़ा भी होगा कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास की अटेंशन को अपनी ओर सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 जो है इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आता है 25th। फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर अ स्टूडेंट नीड फॉलोइंग लाइफ स्किल, कि एक अडेप्टिव कि वो हर एक सिचुएशन के अंदर अडेप्ट कर सके, पॉजिटिव बिहेवियर रखे, तो बच्चों को इनमें से कौन सी लाइफ स्किल की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों से कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर वे में इफेक्टिवली करना, तो अगर बच्चे के अंदर ये है तो लाइफ स्किल है ही। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है तो बिल्कुल परफेक्ट है वो बच्चा। कोपिंग विद इमोशंस एंड स्ट्रेंथ्स, यानी वो अच्छे से डील कर पा रहे हैं अपने इमोशनल स्ट्रेस से, तो ये भी होना चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही है कि ये तीनों स्किल हमारी लाइफ स्किल होती हैं और एक बच्चे को अडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लेके जाती हैं। फिर है हमारे पास 26th क्वेश्चन। इफ़ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट हैव आंसर व्हाट विल यू डू, यू विल। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मैम मुझे ये बताओ, लेकिन आपके पास उसका कोई उत्तर नहीं है या आपको उस समय नहीं आता, तो आप क्या करोगे, इनमें से बताइए। टेल द स्टूडेंट दैट हिज क्वेश्चन इज सेंसलेस, ये कह दोगे क्या बच्चा ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्या पूछ रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चे को डिमोटिवेट करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ट्राई टू अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश करोगे, ये गलत है।
एक्सप्लोर द आंसर ऑफ क्वेश्चन एंड कन्वे हिम नेक्स्ट डे। ये बिल्कुल सही है कि आप पहले जाके उस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ढूंढोगे, समझोगे, उसके बाद बच्चे को नेक्स्ट डे उसका आंसर बताओगे। ऐसे ही करना चाहिए टीचर को, ठीक है। रिब्यूक द स्टूडेंट फॉर आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन। आप उस बच्चे को डांटोगे, पीटोगे बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है 27th, अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट क्लासरूम सिचुएशन फॉर, कि एक रिफ्लेक्टिव जो टीचर होता है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ चुका है, वो किस प्रकार की क्लासरूम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। लिसनिंग द लेक्चर, ये गलत है, ये मेमोरी लेवल में आ गया। टेकिंग नोट फ्रॉम द लेक्चर ऑफ टीचर, ये भी मेमोरी लेवल में आ गया। ये अंडरस्टैंडिंग में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं कि बच्चा समझ के लेक्चर से नोट बना रहा है। मेंटेनिंग क्लास डिसिप्लिन, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मेमोरी लेवल में होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो इंटरेक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के साथ रिफ्लेक्टिव में, इसीलिए रिफ्लेक्टिव टीचर क्या करेगा, प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लाइवली यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, क्या एम होना चाहिए इन चारों में से एजुकेशन का, ठीक है, ये अब आपको बताना है। इनको अगर ध्यान से पढ़ो, टू डेवलप वोकेशनल स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं सही है। टू डेवलप सोशल अवेयरनेस भी करना है। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन बेस्ट जो अगर आप देखते हो एनईपी 2020 में भी कहा गया कि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू नो टू गाइड अ स्टूडेंट, कि इनमें से क्या पता होना चाहिए टीचर को एक बच्चे के बारे में अगर उसे उसको गाइड करना है, ठीक है। क्या उसकी लर्निंग डिफिकल्टी पता होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी का ज्ञान होना चाहिए, या उसके घर का वातावरण भी पता होना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव इसका सही है। लर्निंग डिफिकल्टी, उसकी पर्सनैलिटी टीचर स्कूल में भी देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, लेकिन अगर जो उसका इन्वायरमेंट होम है, ये हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं यानी पीटीएम रखते हैं, उसके ज़रिए हम उनके टीचर जो है बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उसके सिबलिंग के साथ इंटरेक्ट करके जान सकता है कि उसके घर का इन्वायरमेंट किस प्रकार का होगा, या जो उसके पेरेंट्स आते हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही है। जब टीचर को इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होगा बच्चे की, तभी वो उसको गाइड कर सकता है, वो भी बहुत अच्छे से। अब लास्ट क्वेश्चन आता है 38 क्वेश्चन। अब ये जो 30 क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसका नेचर कैसा माना जाता है। तो क्या वो आर्ट है या साइंस है। देखो साइंस है वो, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइंस लिखा हुआ है तो हम पॉजिटिव साइंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा, ठीक है। तो आज हमने पूरा 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। सीडीपी का एक पूरा पेपर का आपका पोर्शन कवर करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इसमें कितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए हैं, ये अपना कमेंट करके बताना, और कैसी तैयारी है ये बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।